चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर जो 7 है वो अपना 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें हमें पढ़ना है अकाउंटिंग के बारे में कुछ चीजें, कुछ है ऑडिट के बारे में, देन अपना आरपीटीज है, और लास्ट है अपना विजुअल मैकेनिज्म। अब देखो, अगर हम लोग बात करें अकाउंटिंग की, तो इसमें बेसिकली जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है अपना, यानी जो हम अकाउंट्स की रिपोर्टिंग करते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर मैं अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही हूँ तो आपको पता होगा हम लोग क्या फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स है वो किसके अकॉर्डिंग्स में है, गैप के अकॉर्डिंग्स में है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये इसके अकॉर्डिंग्स में है। अब बेसिकली यहाँ पे जो कंपनीज थी उनको क्या लगता था कि यार आईएफआरएस फॉलो कर लेते हैं, आईएफआरएस की रिपोर्टिंग जो है वो काफी बेटर है, तो इसीलिए कंपनीज कहाँ शिफ्ट होने लग गई, आईएफआरएस। आईएफआरएस क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो वो एएस को छोड़ के आईएफआरएस पे जाने लगते। तब गवर्नमेंट को क्या रियलाइज हुआ कि यार अब ये अपनी इंडियन कंपनीज आईएफआरएस पे जा रही है रिपोर्टिंग के लिए, तो क्यों नहीं हम कुछ ऐसा बनाएं जो आईएफआरएस के जैसा ही हो लेकिन वो अपने इंडिया वाला हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बना दिए, इंड एएस बना दिए, यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो किसके अकॉर्डिंग्स में है, वो आईएफआरएस के अकॉर्डिंग्स में है, और गैप के अकॉर्डिंग्स में क्या थे, अपने एएस थे। ये किसने इशू किए थे, आईसीएआई ने। ठीक है, तो अब हमें क्या दे दिए गवर्नमेंट ने, इंड एएस हमें इशू कर दिए हैं, जो कि आईएफआरएस के अकॉर्डिंग्स में है। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियसली कोई चीज जब नई नई आती तो उसको वॉलंटरी रखते हैं, उसके बाद में हम उसको क्या कर देते हैं, मैंडेटरी कर देते हैं। तो इंड एएस आए थे वो कब आए थे, 1 अप्रैल 2015 में आए थे। तो उसको बिगिनिंग के मतलब इनिशियल ईयर में उसको क्या रख दिया गया कि वॉलंटरी है। ठीक है, उसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या बोला, मैंडेटरी कर दिया गया अलग अलग टाइप कंपनीज के लिए, जो कि अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। लेकिन बिगिनिंग में इसको क्या रख दिया गया था, इसको वॉलंटरी ही रख दिया गया था। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें तो अपने इंडिया में एएस भी है और अपने इंडिया में इंड एएस भी है। ठीक है, अच्छा, जो अपने इंड एएस है बेसिकली वो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 133 में प्रेस्क्राइब्ड है। इंड एएस का प्रेस्क्राइब्ड है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 133 में प्रेस्क्राइब्ड है। ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं कि किस किस के लिए वॉलंटरी है, किस किस के लिए मैंडेटरी है। देखो सबसे पहले जब ये आए थे, कब आए थे, 1 अप्रैल 2015 में, तो उस टाइम पे फर्स्ट ईयर के लिए वॉलंटरी थे, फिर उसके बाद में मैंडेटरी कर दिया गया। अब जो मैंडेटरी किया है ना वो 4 फेज में मैंडेटरी करा है, यानी अभी हम कुछ कुछ कंपनीज की लिस्ट पढ़ेंगे जो फेज 1 में आएंगी, जो अभी हम कंपनीज देखने वाले हैं उनके लिए मैंडेटरी है 1 अप्रैल 16, और उसके बाद से जो फेज 2 में आएंगे उनके लिए 1 अप्रैल 17। फेज 3 और फेज 4 किसके लिए एप्लीकेबल है, एनबीएफसी के लिए एप्लीकेबल है, तो उनके लिए कब से है, 18 और 19 से एप्लीकेबल है। ठीक है, अब देख लेते हैं फेज 1 में कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं। देखो फेज 1 में 3 टाइप की कंपनीज हमें गिवन है। एक तो हमें गिवन है कंपनीज जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं या फिर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड, यानी उनका प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, उस वाले ईयर में, और आइदर इन इंडिया लिस्टेड है या फिर इंडिया के बाहर लिस्टेड है, कहीं पर भी हो, और उनकी नेटवर्थ कितनी हो, 500 करोड़ और मोर, तो उनके लिए फेज 1 में क्या था, 16 से। ठीक है, उन पे एप्लीकेबल होगा। देन बात करी जो अनलिस्टेड है और उनकी भी नेटवर्थ कितनी है, 500 करोड़ और अबव, तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। और इन दोनों की, लिस्टेड की भी अनलिस्टेड की, होल्डिंग, सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट्स, इनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये सारी के सारी फेज 1 वाली है, यानी 1 अप्रैल 16 से एप्लीकेबल हो रहा है। सेकेंड चलते हैं फेज 2 पे। अब देखो 500 और उससे मोर वाली फर्स्ट वाले में आ गई, तो जो लेस वाली है वो कहां पर आ जाएंगी, लिस्टेड वाली यहाँ पे। अच्छा, एक चीज याद रखना, अनलिस्टेड वाली में सबको नहीं इंक्लूड किया गया है, लेस देन 500 तो है, लेकिन 250 करोड़ और यानी 250 से कम वाली जो कंपनीज है ना उनके लिए इंड एएस मैंडेटरी नहीं किया गया। तो 250 और मोर होगा तो, और अगर लेस देन 500 होगा तो वो वाली अनलिस्टेड कंपनीज यहाँ पर आ जाएंगी। इसके अलावा भाई होल्डिंग, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट्स हैं इन दोनों की ही, तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एक्सेप्शन में रख दिया किसको, एक तो जो लिस्टेड है किस पे, एसएमई एक्सचेंज पे, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। और जो आईटीपी होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो कि विदाउट आईपीओ लेके आते हैं, उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल मैंडेटरीली नहीं है। तो ये उसके एक्सेप्शंस हो गए। देन फेज 3 एंड फेज 4 किसके ऊपर एप्लीकेबल था, एनबीएफसी के ऊपर एप्लीकेबल था। तो इसमें क्या बोल दिया, फेज 3 में तो वही जो भी एनबीएफसीज हैं, अगर उनका नेटवर्थ कितना है,
500 करोड़ और मोर है तो इनके एप्लीकेबल हो जाएगा, और वही उनकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। और फेज 4 की अगर हम लोग बात करें, फेज 4 है तो इसमें क्या बोला है, वही एक तो लिस्टेड और एक इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड। अब वहां पे ऊपर क्या था 500 और उससे ज्यादा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लेस देन 500। अनलिस्टेड का वही है फेज 2 के जैसा 250 और मोर लेकिन लेस देन 500, और इन सबकी क्या आ जाएगी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। तो बेसिकली अभी पुरानी बात हो गई, बट ठीक है मैं बता रखा है कि जब ये एप्लीकेबल हुआ था तो किस किस तरीके से फेजेस में ये एप्लीकेबल हुआ था। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, जैसे हमने बात की है कि जो कंपनीज है नॉर्मल वाली उनके ऊपर 16-17 से मैंडेटरी हो गया था, लेकिन जो एनबीएफसीज हैं उनके ऊपर 18 या 19 से मैंडेटरी हुआ था। ठीक है, तो अब ऐसा हो सकता है ना कि जो एनबीएफसीज हैं, हमने क्या बात की, अगर एनबीएफसीज हैं तो उनके लिए 18-19 में एप्लीकेबल होगा। तो ऐसा हो सकता है कि एनबीएफसी की कोई ऐसी कंपनी हो जो कि उसकी होल्डिंग कंपनी हो या उसकी सब्सिडरी कंपनी हो। ठीक है, इससे पॉसिबल है। और मान लेते हैं कि जो एनबीएफसी की कंपनी है, होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी, वो जो है वो 2017 वाले ईयर में इंड एएस में फॉल कर गई क्योंकि वो लिमिट्स में आ गई। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एनबीएफसी पे तो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो कब एप्लीकेबल होगा 18 से एप्लीकेबल होगा, लेकिन एनबीएफसी की कोई सब्सिडरी थी जिसके ऊपर 17 से एप्लीकेबल हो गया। तो अब एक बात बताओ, जब एनबीएफसी, क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी है तो उसको अपने क्या बनाने पड़ेंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। तो जब वो कंसोलिडेटेड बनाएगी तो उसके खुद के तो कैसे होंगे, इंड एएस के अकॉर्डिंग्स में नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन सब्सिडरी के कैसे होंगे, इंड एएस के अकॉर्डिंग्स में होंगे, क्योंकि मान लेते हैं ईयर कौन सा चल रहा है 17, तो इसके ऊपर तो इंड एएस एप्लीकेबल नहीं हो रहा है और सब्सिडरी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। तब क्या करें, एनबीएफसी कंसोलिडेटेड कैसे बनाएगी जब वो खुद मान रही है एएस को और उसकी सब्सिडरी किसको मान रही है, इंड एएस को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जिस टाइम पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने की बात आएगी तो जो भी सब्सिडरी कंपनीज हैं वो अपनी पेरेंट कंपनी को, यानी जो भी सब्सिडरी हैं, एसोसिएट्स हैं, वो सब अपनी पेरेंट कंपनी को डेटा प्रोवाइड करेंगी इन अकॉर्डेंस विथ एएस, अगर एनबीएफसी एएस को मान रही है। मतलब बेसिकली जो भी पेरेंट कंपनी है ना, पेरेंट कंपनी जिस भी अकॉर्डेंस में बना रही है उस अकॉर्डेंस में सब्सिडरी को डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी इस एनबीएफसी को डेटा देगी एएस के अकॉर्डेंस में, खुद भले ही कैसे बना रही है इंड एएस, लेकिन डेटा देना पड़ेगा उसको एएस के अकॉर्डेंस में। ठीक है, ये उस टाइम पे एप्लीकेबल। अगर वही वाइस वर्सा कर लो, मान लो जो पेरेंट कंपनी है वो नॉर्मल कंपनी है, ठीक है, उसके ऊपर 2017 में इंड एएस एप्लीकेबल हो गया, और जो उसकी सब्सिडरी कंपनी है वो कौन सी कंपनी है, एनबीएफसी है, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ क्योंकि उसके ऊपर तो 18 से एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो अब मान लो इसने किससे बनाए होंगे, इंड एएस से बनाए होंगे, और इसने किससे बनाए होंगे, एएस से बनाए होंगे। तो अब इस सिचुएशन में पेरेंट कंपनी जो है वो ये वाली है, तो अब यहाँ पे जो सब्सिडरी कंपनी है उसको डेटा देना पड़ेगा किसके अकॉर्डेंस में, इंड एएस। यानी जो पेरेंट कंपनी बना रही है ना उसके अकॉर्डेंस में डेटा देगी सब्सिडरी कंपनी, या जो भी हो उसकी एसोसिएट कंपनी वगैरह है वो डेटा देंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो, तो ये अपना पूरा एस्पेक्ट हो गया अकाउंटिंग वाला। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट पे, दैट इज व्हाट, ऑडिटिंग एस्पेक्ट। अब देखो जो ऑडिटिंग वाला एस्पेक्ट है ना वो आप लोग ऑलरेडी कंपनीज एक्ट में पढ़ चुके होंगे। यहाँ बेसिकली जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसके ऊपर क्या कंडीशंस एप्लीकेबल हो रही हैं, उसकी इंडिपेंडेंस वगैरह के रिगार्डेंस, तो वो हमें यहाँ पर दे रखा है। देखो सबसे पहले सेक्शन अगर हम लोग बात करें सेक्शन 141, तो ऑडिटर क्या होना चाहिए, यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो उसके कंसर्न में कुछ कुछ जो है आपको प्रोविजन कंपनीज एक्ट के गिवन है। देखो सबसे पहले क्या बोला, जो आपका ऑडिटर है ये हम पढ़ चुके हैं डीडी में 100 बार, क्या होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट तो होना चाहिए। तब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डेंस में हमने नहीं पढ़ा था, मैंने आपको तब बताया था कि वो यहाँ पे सीजी में आएगा। हमने किसके अकॉर्डेंस में देखा था, सीएस के अकॉर्डेंस में देखा था, सीएस एक्ट वाली चीजें और सीएस एएस वाली चीजें हमने वहां पर देख ली थी। अभी हम देख रहे हैं स्टैट्यूटरी का। तो देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ, सबसे पहले क्या नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर वो ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जो कंपनी के ऑफिसर या कंपनी के एम्प्लॉय का पार्टनर हो या एम्प्लॉय हो। ठीक है, मतलब कंपनी में जो ऑफिसर और एम्प्लॉय काम कर रहे हैं अगर आप उनके पार्टनर या उनके एम्प्लॉय हो तो वो भी नहीं चलेगा। ठीक, देन क्या बोला, पर्सन, ना तो वो खुद, ना उसका रिलेटिव,
ना उसका पार्टनर। अब देखो ये सेम ऑलमोस्ट कुछ कुछ चीजें वही है जो हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में भी देखी थी। तो क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी टाइप का सिक्योरिटी या इंटरेस्ट वगैरह होल्ड नहीं करना चाहिए वही कंपनी में, उसकी कैश कंपनीज वगैरह में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, उसका रिलेटिव इंटरेस्ट होल्ड कर सकता है बट नॉट एक्सीडिंग कितने हैं 1000 रुपीज। देन क्या बोला, वही है इंडेटेड वगैरह नहीं होना चाहिए, थर्ड पर्सन के कंसर्न में कोई गारंटी वगैरह नहीं प्रोवाइड की होनी चाहिए, किसी भी टाइप का उसका बिजनेस रिलेशनशिप कंपनी के साथ में या उसकी कैश कंपनीज के साथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके अलावा ऐसा कोई भी पर्सन जिसका रिलेटिव या तो डायरेक्टर हो या एम्प्लॉयमेंट में हो तो वो भी चीजें हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, आपको पता होगा लिमिट हमने बात की थी, जैसे स्टैट्यूटरी के केस में होती है 20, कि आप मैक्सिमम एक टाइम पे 20 कंपनीज की ही क्या कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो। और अपन के सीएस में क्या होती है 10 की लिमिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बता रखा है अगर आपने 20 से ज्यादा कंपनीज ले ली तो भी आप क्या बन जाओगे, नॉट एलिजिबल बन जाओगे। देन वही कोई पर्सन को कन्विक्ट वगैरह किया गया हो और कन्विक्ट करने के बाद में 10 साल का टाइम नहीं इलैप्स हुआ हो तो भी आप ऑडिट नहीं कर सकते हो। इसके बाद में क्या बोला, आप सेक्शन 144 की सर्विसेज दे रहे हो, जो कौन सी होती है, नॉन ऑडिट सर्विसेज, एडवाइजरी हो गई, इंटरनल ऑडिटर हो गए, अभी हम देखेंगे इसको, ये अभी आप यहाँ पे आएगा तो हम देखने वाले हैं। और लास्ट में क्या बोला कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, यानी एलएलपी आपको पता है एलएलपी ऑडिट फॉर्म हो सकती है, उसके अलावा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है वो ऑडिट फॉर्म नहीं हो सकता। तो ये आपने बहुत बार पढ़ रखा है, ये वही वाली चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है, ठीक है। चलो अब इसके बाद में अगर हम लोग बात करें ऑडिटर्स रेम्युनरेशन एंड नॉन ऑडिट सर्विसेज। अब देखो रेम्युनरेशन क्या कहीं पर भी एक्ट में लिखी हुई है नहीं, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, वो एकदम रीजनेबल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं हो बहुत ज्यादा कम भी नहीं हो, ठीक है। और इसके बाद में क्या बोला है, कुछ कुछ नॉन ऑडिट सर्विसेज हैं जो अगर ऑडिटर देगा तो फिर वो क्या बन जाएगा, केपेबल नहीं होगा क्या करने के, ऑडिट करने के। अब देखो क्या है ये सेक्शन 144 में, वही अकाउंटिंग सर्विसेज, बुक कीपिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट वगैरह हो गई, एक्चुरियल सर्विसेज हो गई, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी दे रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है, तो ये सारे एक्स्ट्रा सर्विसेज है। अगर आप ये सारे सर्विसेज भी दोगे, ऑडिट भी करोगे तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट जो है वो आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा, तो वो वाली चीज हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट है ऑडिटर, उसका स्कोप, उसका प्रोसेस, ये सारी चीजें कॉल चेक करेगी कंपनी में, ऑडिट कमेटी चेक करेगी। इसके बाद में आता है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, ये वाला टॉपिक हम बहुत बार देख चुके हैं ऑलरेडी, ये हमने चैप्टर नंबर 12 में भी देखा था, ये हमने डीडी में भी देख लिया था सेक्शन 143(12) वही कि 1 करोड़ और अबव है तो फिर सीजी को रिपोर्ट करना है, लेस है तो फिर बीओडी को रिपोर्ट करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको वापस से नहीं बता रही हूँ। आप चैप्टर नंबर आपका 16 है डीडी में, वहां बहुत डिटेल में हमने बात करी है, आप वहां पर देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं टॉपिक पे, दैट इज व्हाट, मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर। अब सबको पता ही है रोटेशन वाली चीज क्यों लेकर आई गई थी, क्योंकि अगर एक ऑडिटर या एक ऑडिट फॉर्म इतने टाइम तक ऑडिट करेगी तो ऑब्वियस ही बात है वो क्या हो जाएगा, उसका एक कनेक्शन डेवलप हो जाएगा, एक रिलेशनशिप कंपनी के साथ में डेवलप हो जाएगी और फिर वो बायस हो जाएगी, ठीक है, तो जो हम नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि ऑडिटर का क्या करते रहो, रोटेशन करते रहो, जिससे उसका एक कंटिन्यूड एसोसिएशन नहीं हो, बायसनेस नहीं आए, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो जाए कंपनी के साथ में। अब देखो ये जो प्रोविजन है रोटेशन वाला, ये कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर मैंडेटरी रोटेशन एप्लीकेबल होता है। देखो सबसे पहले तो वही है, कोई भी कंपनी जो कि लिस्टेड है तो उस पर तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, और यहाँ पे कुछ फॉलोइंग कंपनीज हमें गिवन है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। तो देखो एक तो क्या गया लिस्टेड कंपनी, एक क्या है ऑन, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे नो से स्टार्ट हो रहा है तो लैंग्वेज पढ़ लेना, नो लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी बिलोंग टू द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज एक्सक्लूडिंग ओपीसी एंड स्मॉल कंपनीज, यानी ये जो भी कंपनीज गिवन है ये रोटेशन किए बिना ऑडिट नहीं करवाएंगी ऐसा बोल रखा है, ठीक है। और एक्सेप्शन में किसको डाल दिया, भाई ओपीसी स्मॉल कंपनी, वो तो एक्सेप्शन में आएंगी। अब देखो लिस्टेड तो है ही, उसके अलावा और कौन है, ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल कितना है 10 CR और मोर, अनलिस्टेड पब्लिक है। फिर क्या बोला है, ऑल प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल कितना है 50 CR और मोर। और थर्ड में क्या बोला है कि ठीक है ऊपर की दो लिमिट में अगर तुम फॉल नहीं कर रहे हो लेकिन तुम्हारी पब्लिक बोरोविंग्स या बैंक से या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर डिपॉजिट्स वगैरह से वो कितनी है 50 CR और मोर है, तो तुम्हारे ऊपर
रोटेशन का जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब देखो क्या बोला है, वो अगर इंडिविजुअल रखते हो तो फिर 5 ईयर्स के बाद रोटेशन होगा, अगर तुम ऑडिट फॉर्म रखते हो तो फिर 2 टर्म्स यानी कि 10 ईयर्स का तुम्हें टाइम मिल जाएगा, उसके बाद तुम्हारा रोटेशन हो जाएगा। और एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, कूलिंग पीरियड कितने ईयर्स का आएगा, अगेन कूलिंग पीरियड भी 5 ईयर्स का, यानी तुम 5 साल के लिए काम करो, देन 5 साल का कूलिंग पीरियड, देन तुम वापस से आ सकते हो। फॉर्म के लिए 10 साल के लिए काम करो, फिर 5 साल का कूलिंग पीरियड आ जाएगा, फिर तुम वापस से काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान देनी है, चाहे आपकी फॉर्म है चाहे आपका इंडिविजुअल पर्सन है। चलो अब देखो इसके बाद में बात कर रखी है, ऑब्वियसली बात है अगर एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो उसके ऊपर जो भी SA दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हो रहे हैं तो मैंडेटरीली वो बाउंड है, उसको वो सारे के सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो मानने पड़ेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NFRA। अब NFRA हमारी क्या है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब ये जो है बेसिकली एक रेगुलेटर है जिसको मेनली ऑडिटिंग और अकाउंटिंग प्रोफेशन को गवर्नमेंट ने ओवरसी करने के लिए, चेक करने के लिए, एडवाइस करने के लिए, ये सब चीजों के लिए बनाया। तो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, मेनली ये ऑडिटिंग प्रोफेशन को ध्यान देती है, बट इसमें अकाउंटिंग वाले एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि NFRA जो रूल्स हैं वो कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला है कि ऐसी कंपनीज जिनकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है, यानी ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनीज है। अब चाहे वो लिस्टेड कहाँ पे हो, इंडिया में भी हो सकती है या इंडिया के बाहर भी हो सकती है, तो उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। देन हम लोग बात करते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज की, लेकिन उनका पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 500 करोड़, या फिर एनुअल टर्नओवर होना चाहिए नॉट लेस देन 1000 करोड़। या फिर हम देखें अगर एग्रीगेट में लोन्स, डिबेंचर, डिपॉजिट वगैरह, तो वो कितने हो सकते हैं, नॉट लेस देन 500 करोड़। यानी बेसिकली कोई सी भी कंपनी जो है तो लिस्टेड है या अनलिस्टेड की ये लिमिट्स में फॉल कर रही है, तो उनके ऊपर NFRA के जो रूल्स है, मतलब NFRA उनको रेगुलेट कर सकता है, उनकी अकाउंटिंग एंड उनके ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स को वो चेक कर सकता है। देन देखो क्या है, किसके ऊपर एप्लीकेबल, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या स्पेशल एक्ट वाले कंपनीज हैं, तो उनके ऊपर भी वो एप्लीकेबल है। देन क्या बोला है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन जिसके कंसर्न में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया अथॉरिटी को पब्लिक इंटरेस्ट में कि आप इसको गवर्न करो, तो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर कोई भी कंपनी जो ऊपर A, B, C या D वाले पॉइंट में मेंशन्ड है, उसकी मान लो कोई सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, या फिर कोई एसोसिएट कंपनी है और वो इंडिया में नहीं है, वो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, लेकिन वो सब्सिडरी या एसोसिएट है किसकी, जो भी अपने ऊपर वाली कंपनीज पढ़ी है उनकी। और अगर वो सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी की इनकम या नेटवर्थ जो है वो 20% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ से एक्सीड करती है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे जो सब्सिडरीज है वो एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट वाली है, यानी वो 20% से ज्यादा अगर उनका नेटवर्थ आ रहा है या फिर इनकम आ रहा है, तो वो सब्सिडरीज को भी, चाहे भले वो बाहर है लेकिन वो है किसकी, जो इंडिया में गवर्नड कंपनीज है उनकी, तो उनको भी NFRA क्या करेगी, गवर्न करेगी। ठीक है, चलो अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब हमें गिवन है कि क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं इस अथॉरिटी की। अब मेनली इसका क्या काम होता है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करना, देन ये चेक करना कि फॉलो किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे हैं, ये चेक करना कि अकाउंटिंग में जो क्वालिटी है वो दी जा रही है नहीं दी जा रही है, रिपोर्टिंग में या नॉर्मली मेंटेनेंस में ऑडिटर जो है वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं नहीं कर, तो मेनली अकाउंट्स एंड ऑडिट के रिगार्डिंग सारे के सारे फंक्शंस एंड ड्यूटीज NFRA देखने वाला है। अब देखो जो रूल 4 है वो हम देखने वाले हैं कि वो क्या क्या पावर्स, बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, क्या क्या चीजें करनी होंगी उस अथॉरिटी को। तो सबसे पहले क्या बोला है, जो भी ऑडिटर्स हैं उनकी डिटेल्स मेंटेन करनी है। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको आपको क्या करना है, रिकमेंड करना है गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट उनको अप्रूव करके दे सके। फिर आप चेक करो कि कंप्लायंस हो रही है नहीं हो रही है, ये चेक करो कि क्वालिटी वाइज सर्विसेज दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, अवेयरनेस प्रमोट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी स्टैंडर्ड्स वगैरह इशू किए जा रहे हैं इंटरनेशनल एसोसिएशंस में, उनके साथ कॉर्पोरेशन वगैरह, तो आपको उनके साथ में क्या करना है, कॉपरेट करना है। मतलब बेसिकली अकाउंटिंग एंड ऑडिट वाले सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उनमें आपको इंक्लूड होना है। तो आपको रूल नंबर जो आपने 4 देखा था वो बेसिकली अकाउंटिंग एस्पेक्ट से कनेक्टेड हमें गिवन है। और इसके बाद में देखो नेक्स्ट आ जाओ, रूल नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली ऑडिटिंग एस्पेक्ट से रिलेटेड है कि जो भी ऑडिटर्स है वो काम ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अथॉरिटी
क्या क्या चीजें चेक कर सकती है, अकाउंटिंग पेपर्स जो उनके रिव्यू कर सकती है, वर्किंग पेपर्स जो बेसिकली होते हैं ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन, उन्होंने जो पूरी प्लानिंग कर रखी है वो प्रॉपर है या नहीं है, रिपोर्टिंग कर रखी है प्रॉपर है या नहीं है, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और वो भी जब भी उनसे चाहे कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मंगवा सकती है या फिर उनसे बोल सकती है कि आप पर्सनली हमारे सामने प्रेजेंट हो, ताकि हम आपसे कुछ भी क्वेश्चंस या क्वेरीज वगैरह पूछ सके, ठीक है। और अगर उसको लगता है कि कोई भी नॉन कंप्लायंस किया है किसी भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का या कुछ भी, तो फिर वो क्या कर सकती है, उस नॉन कंप्लायंस के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस भी करवा सकती है और अपनी वेबसाइट पर उस नॉन कंप्लायंस को पब्लिश भी कर सकती है। लेकिन एक चीज याद रखना, जो अथॉरिटी है वो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल है उस इंफॉर्मेशन को पब्लिश नहीं करेगी। ऑब्वियस सी बात है, वो तो हम किसको भी बोलते हैं, ऑडिटर को भी, कि कोई भी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल हो तो तुम उसको क्या मत करना, पब्लिश मत करना। तो सिमिलरली यहाँ पे अथॉरिटी जो है वो भी क्या करेगी, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल है उसको पब्लिश नहीं करेगी, ठीक है। तो रूल 8 भी हमें किसके कंसर्न में गिवन है, ऑडिटिंग के कंसर्न में गिवन है। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो हमें क्या बोल रखा है, एक सेकेंड, हाँ अब देखो यहाँ पे रूल नंबर 9 में बेसिकली क्या बताया है कि जो अथॉरिटी है NFRA, उसने जो भी चीजें रिव्यू वगैरह की हैं, तो अगर उसको लगता है कि यार इसमें ऑडिटर जो है उसने कोई कमी छोड़ दी है, कोई मेजर्स वगैरह नहीं लिए हैं, तो वो उसको क्या बोल देगा, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करो। और वो सजेस्ट भी कर सकता है कि आप ये चेंजेस करो, इसकी वजह से आपकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद में वो चेक करेगी कि डायरेक्शंस अथॉरिटी ने दिए हैं किसको, ऑडिटर को, क्या वो उसने माने हैं या वो उसने नहीं माने हैं। तो ये सारी चीजें अथॉरिटी क्या कर सकती है, चेक भी कर सकती है, ठीक है। और चेक करने के बाद उसको लगता है कि कोई भी नॉन कंप्लायंस वगैरह किया है तो फिर वही वो ऑर्डर पास कर सकती है। अब देखो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमें कुछ कुछ पावर्स दे रखी हैं अथॉरिटी की। उस पावर्स के पहले एक सेकेंड, एक आपको रूल नंबर 10 भी गिवन होगा, उसमें बेसिकली हमें क्या गिवन है कि अथॉरिटी के पास में पावर टू इन्वेस्टिगेट भी है। इन्वेस्टिगेशन वो कब कब कर सकती है, जब अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको इन्वेस्टिगेशन करना है। अब जो ऑडिटर्स हैं वो प्रोफेशनली आधा मिसकंडक्ट कर सकते हैं, तो उस केस में सीजी बोल सकती है कि आप क्या करवा लो, इनकी आप इन्वेस्टिगेशन करवा लो, तो तब कर सकते हैं। या फिर उनको खुद को लगता है कि हमने कोई ऑर्डर पास किया, हमने कोई कंप्लायंस करने के लिए बोला और वहां पे वो ऑडिटर नहीं कर रहा है, तो वो सिचुएशन में भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। या फिर उनको सुओ मोटो लगता है तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इन्वेस्टिगेशन की पावर्स। अब देखो ओवरऑल क्या क्या पावर्स हैं वो हमें यहाँ पर बता रखा है। तो सबसे पहले तो अभी हमने पढ़ ही लिया कि उनके पास में क्या है, पावर टू इन्वेस्टिगेट तो है ही है। इसके अलावा उनके पास वो सेम पावर्स हैं जो एक सिविल कोर्ट को मिलती है अंडर CPC, कोई समनिंग, इन्फोर्सिंग अटेंडेंस, एग्जामिनेशन ऑन ओथ वगैरह, वो वाले सारे पावर्स भी यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। देन यहाँ पे क्या बोला है कि अगर प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट प्रूव हो जाता है तो वो फिर पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं और इवन मेंबर को डिबार भी कर सकते हैं, बैन भी कर सकते हैं। तो या पेनल्टी वगैरह का अमाउंट एक बारी देख लेना, ठीक है। तो ये सारे हम कह सकते हैं पावर्स हैं, किसकी पावर्स हैं, NFRA की पावर्स हैं। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अब जो अपना RPT है, बेसिकली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो है ये कंपनीज एक्ट में भी गवर्न्ड होते हैं और लिस्टेड एंटिटी है तो उसके लिए सेबी एलोडिया रेगुलेशंस भी हमें गिवन है। तो हम 1 बाय 1 दोनों में देखने वाले हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं RPT जो है वो किसके बीच में होता है, कंपनी जो भी रिलेटेड पार्टीज है उनके साथ में ट्रांजैक्शंस करती है। अगर जो अपन डेफिनेशन अभी देखने वाले हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अब देखो अगर हम नॉर्मली कंपनी लॉ में बात करें तो RPT हम कहते हैं ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसको सुन के कान खड़े हो जाते हैं, ओ RPT कर लिया। मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि RPTs जो है ना, मतलब RPT है मतलब फ्रॉड हो गया। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे RPTs जो होते हैं उनमें ऐसा भी है कि वो कंपनी के बेनिफिट के लिए भी होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर आपने ट्रांजैक्शंस करोगे तो आपकी टर्नओवर तो इंक्रीज होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन बस हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो भी हम लोग कर रहे हैं अगर वो आर्म लेंथ बेसिस पे है, यानी वो प्राइस पे है जो आप नॉर्मली मार्केट में डील करते हो, तो अगर उस प्राइस पे आप कर रहे हो, आपने सारे अप्रूवल ले लिए, डिस्क्लोजर्स प्रॉपर दे दिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली बात है क्योंकि रिलेटेड पार्टी के साथ में है तो चांसेस ऑफ फ्रॉड हो सकते हैं, इसीलिए इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन इसके ऊपर एप्लीकेबल करवा रखी है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि आप इसको बैन कर दो, बिकॉज ऑब्वियसली ये कंपनी को बेनिफिट तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। अगर हमने प्रॉपर प्रोविजंस फॉलो करे हैं, फ्रॉड नहीं है या आर्म लेंथ है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है।
अगर उस पर नहीं है और आपने प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो कर रखे हैं तो सब कुछ ठीक ही है। तो वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कंपनीज एक्ट में, तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 188 इसको गवर्न करता है, और उसके बाद में हम लिस्टेड कंपनीज के बारे में देख लेंगे। बिकॉज सबसे पहले अगर हम देखें कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है वो कौन कौन से मेजरली हो सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, गुड्स वगैरह परचेज कर सकते हो, या सर्विसेज का सप्लाई कर सकते हो, या आप लोन्स या गारंटीज वगैरह दे सकते हो, असेट का सेल्स एंड परचेज कर सकते हो, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसे रिलेटेड जो चीज है प्रॉपर्टी से हो गई या लीज वगैरह हो गया प्रॉपर्टी का, भी हम ट्रांजैक्शंस यहाँ पे देख लेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 4 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, कंपनीज एक्ट में भी और एलओडीआर में भी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिलेटेड पार्टीज हैं, तो पहले आप पता करो कि रिलेटेड पार्टी है, देन आप ट्रांजैक्शन पता करो कि कौन कौन सा आरपीटी है, फिर आप देखो उसके लिए आपको किसका अप्रूवल चाहिए, बोर्ड का चाहिए या आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, वो सब कुछ चेक करो, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग बिगिन कर लेते हैं कंपनीज एक्ट से। देखो कंपनीज एक्ट में आपको सबसे पहले रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो आज रिलेटेड पार्टी है अपनी कौन कौन से, वैसे ये ऑब्वियसली बहुत कॉमन है, आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा, पर जल्दी से देख लेते हैं इसको। डायरेक्टर आ जाएगा, उसका रिलेटिव आ जाएगा, देन केएमपी और उसका रिलेटिव आ जाएगा, कोई भी फॉर्म आ जाएगी जिसमें डायरेक्टर या मैनेजर या उसका रिलेटिव पार्टनर है, ठीक है, तो वो फॉर्म भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। देन अगर हम लोग बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर या मैनेजर अगर है हमारी कंपनी का, वो उसमें मेंबर है या डायरेक्टर है, तो वो प्राइवेट कंपनी, यानी कि भाई कॉमन चीजें हो गई ना, कॉमन है यहाँ पे डायरेक्टर वगैरह। देन अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की, तो अगेन ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर या हमारी कंपनी का मैनेजर क्या है, डायरेक्टर है, या फिर उसकी शेयर होल्डिंग कितनी है, टुगेदर अलॉन्ग विद रिलेटिव्स 2% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। इसके बाद में वही है कि कोई ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, या फिर कोई ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो हमें एडवाइस दे रहा है और हम उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो वही अकस्टम टू एक्ट वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी। और फिर वही है कैश कंपनीज वगैरह तो आ ही जाएंगी, होल्डिंग हो गई, सब्सिडरी हो गई, एसोसिएट हो गई, सिस्टर कंसर्न्स हो गई, इन्वेस्टिंग कंपनी हो गई या वेंचरर हो गई, ठीक है, तो वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा, इसको एक बार देख लेना। अब देखो इसके बाद में आपको गिवन है मीनिंग रिलेटिव्स की बेसिकली, तो रिलेटिव्स में देखो कौन कौन आ जाएंगे, वही एक तो मेंबर्स ऑफ HUF, हस्बैंड आ जाएगा, वाइफ आ जाएगी, फादर मदर सन सन्स वाइफ डॉटर डॉटर्स हस्बैंड ब्रदर सिस्टर, ये सब आ जाएंगे। और एक चीज याद रखना, डॉटर में स्टेप डॉटर नहीं आती है, लेकिन सन में स्टेप सन इंक्लूड होता है, मदर फादर इन सब में भी स्टेप वाले इंक्लूड हो जाते हैं। चलो अब देखो ये तो हमने बेसिकली किसके बारे में बात करी थी, कंपनीज एक्ट में। अब एक बार हम लोग बात कर लेते हैं LODR के बारे में। LODR में अगर हम लोग देखें कि पहले रिलेटिव होता कौन है, तो वहां पर क्या बोला है कि रिलेटिव की डेफिनेशन जो है वो सेम है, जो कंपनीज एक्ट में गिवन है वो सेम टू सेम ही लोग LODR में भी रिलेटिव्स के अंडर में आएंगे, ठीक है। अच्छा अब अगर हम लोग बात करें रिलेटेड पार्टी की, तो एक तो क्या बोला है कि जो सारे रिलेटेड पार्टीज कहां पर गिवन है, कंपनीज एक्ट में गिवन है, वो तो सारे इंक्लूड होंगे ही होंगे। उसके अलावा और क्या चीज बोली है, एक बार इस वाले पॉइंट को आप हाईलाइट कर लेना, प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन और एंटिटी बिलोंगिंग टू प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एंड होल्डिंग 20% और मोर ऑफ शेयर होल्डिंग, यानी बेसिकली ऐसा कोई भी पर्सन जो या तो प्रमोटर है, ठीक है, या प्रमोटर ग्रुप में है, आइदर प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप में है, एंड क्या उसकी होल्डिंग कितनी है, 20% और मोर ऑफ शेयर होल्डिंग है, तो वो भी रिलेटेड पार्टी मान लिया जाएगा। लेकिन एक चीज याद रख लेना, 2023 1 अप्रैल 2023 से अमेंडमेंट है, जो यहाँ पे 20% की लिमिट गिवन है कि उसके पास में 20% और मोर की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। तो अब वो चीज याद रखो कि आपके अगले साल से वो 10% की लिमिट आ जाएगी, यानी अगर वो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप में है और उसके पास में 10% और मोर की शेयर होल्डिंग है 1 अप्रैल 2023 से, तो भी वो डीम्ड रिलेटेड पार्टी होगा। अभी ईयर एंड तक 20% हमें इंक्लूड करना है, ठीक है, और ये एप्लीकेबल नहीं होता म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, तो बेसिक्स है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कंपनीज एक्ट का जो प्रॉपर अपना सेक्शन है, उस सेक्शन में क्या क्या हमारे आरपीटीज हैं और किस किस तरीके से उनका अप्रूवल एंड डिस्क्लोजर्स होगा, ठीक है। तो सेक्शन देख लो 188, उसमें आपको ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं। अब हमें पता है बेसिक ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शंस अगर आपने विद इन द लिमिट किए हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट है।
अगर आपने एक्सीडिंग द लिमिट्स किए हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ओआर आपको पास कराना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या लिमिट्स हैं डायरेक्टली, और फिर हम इसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देख लेंगे। देखो अब आपको यहां पे लिमिट्स वगैरह मिल जाएंगी। एक सेकेंड, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर हमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है रिलेटेड पार्टी के साथ में और आपको यहाँ पे जो भी लिमिट्स गिवन है, अगर आपने वो लिमिट्स के विद इन काम किया तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का अप्रूवल लेना है, बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी। तो बोर्ड के बारे में पूरा प्रोसेस, एजेंडा, नोटिस, वो सब बेसिक है, वो आप रीड कर लेना। हम एक बार लिमिट्स देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्या बोला है, सेल, परचेज और सप्लाई। अगर आप कोई भी गुड्स या कोई भी मटेरियल का सेल परचेज कर रहे हो, चाहे आप डायरेक्टली कर रहे हो या फिर आप एजेंट के थ्रू कर रहे हो, और आपकी लिमिट क्या है, अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द टर्न ओवर ऑफ द कंपनी। क्या लिमिट है, 10% और मोर ऑफ द टर्न ओवर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो अगर इससे ज्यादा है तो फिर अगेन वही आपको क्या करना पड़ेगा, ओआर पास कराना पड़ेगा। अगर आपके इसके कम है तो सिर्फ आपका बीआर से काम हो जाएगा। सेकेंड देखो क्या बोला है, सेलिंग या फिर डिस्पोजिंग ऑफ या फिर बाइंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट वाले में गुड्स के कनेक्शन में है, सेकेंड वाले में क्या बोला है, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या प्रॉपर्टी को बेच रहे हो, अगेन वही डायरेक्टली या फिर एजेंट का अपॉइंटमेंट करके, और परसेंट तो वही रहेगा 10%। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना, फर्स्ट वाले में हम देखा था 10% और मोर किसका था, टर्नओवर का था, लेकिन सेकेंड वाले में किसका है, 10% और मोर ऑफ नेटवर्थ। अब देखो ये चीज बेसिकली अगर आप गुड्स देख रहे हो या सर्विसेज देख रहे हो तो ये सब चीजें ना पीएनएल को इम्पैक्ट करती हैं, आपके टर्नओवर पे इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी असेट है, तो उसमें चेंज हो रहा है तो आपकी नेटवर्थ पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो जो भी चीजें पीएनएल को इम्पैक्ट कर रही हैं आप वहां पे क्या देख लेना, 10% और मोर ऑफ टर्नओवर मिल जाएगा। और यहाँ पे जो चीज नेटवर्थ को इम्पैक्ट कर रही है, लाइक प्रॉपर्टी का आपने परचेज या सेलिंग करा है, तो वो असेट पे इम्पैक्ट आएगा ऑब्वियसली, तो इसीलिए यहाँ पे नेटवर्थ में चेंज होंगे, तो वो 10% और मोर ऑफ नेटवर्थ। ठीक है, तो वो चीज याद रख लेना। नेक्स्ट देखो लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, लीज पे है तो उसमें भी आपका कोई असेट पे इम्पैक्ट नहीं है, पीएनएल पे इम्पैक्ट आएगा, तो इसीलिए पे क्या बोल दिया, 10% और मोर ऑफ टर्नओवर। इसके बाद देखो क्या बोला है, वही अवेलिंग एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज वही आपने डायरेक्टली दी है या एजेंट के थ्रू दी है, 10% और मोर ऑफ अगेन टर्नओवर आ जाएगा। तो ये हो गया। इसके अलावा भैया अगर आपने क्या करा है, किसी को अपॉइंटमेंट वगैरह दिया है टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट अपनी कंपनी में या सब्सिडरी में या एसोसिएट कंपनी में, तो उस सिचुएशन में क्या है, अगर उस बंदे की जिसको आपने अपॉइंटमेंट दिया उसकी मंथली रेम्यूनरेशन कितने से एक्सीड कर रही है, 2.5 लाख रुपीज से एक्सीड कर रही है, तो वो लिमिट से एक्सीड कर रहा है। ठीक है, अगर आपने अंडर राइटिंग कमीशन वगैरह दिया है, रेम्यूनरेशन दिया है अंडर राइटिंग के लिए, तो सिचुएशन में आपका 1% ऑफ नेटवर्थ से एक्सीड कर रही है रेम्यूनरेशन, तो सिचुएशन में भी आपका अगेन लिमिट्स के आप एक्सीड जा रहे हो। तो अंडर राइटिंग के लिए रेम्यूनरेशन दे रहे हो एक्सीडिंग 1% ऑफ नेटवर्थ, तो यहां पर भी आपकी नेटवर्थ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब देखो बेसिकली अगर आपने, वही याद रखना, अगर आपने एक्सीड किया तो आपको ओआर पास करना पड़ेगा। 2 से 3 बेसिक चीजें गिवन है। अब देखो कोई होली ओन सब्सिडरी है तो उसमें क्या बोल रहा है, होल्डिंग सब्सिडरी मतलब पूरा का पूरा 100% कंट्रोल होल्डिंग कंपनी का है। तो सिचुएशन में अगर होल्डिंग कंपनी ने रेजोल्यूशन पास कर दिया तो फिर होली ऑन सब्सिडरी को अलग से पास करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर होल्डिंग पास कर देती है तो वो ही सफिशिएंट कंप्लायंस मान लिया जाएगा। अब देखो इसने क्या बोला है कि वही अगर आपकी लिमिट्स एक्सीड हुई है तो आप क्या बुलाओगे, जनरल मीटिंग आप बुलाते हो तो उसके लिए आपको क्या भेजना पड़ेगा, नोटिस, और जो नोटिस जाएगा उसके साथ में जाएगा ईएस, तो उसमें ये सारे डिटेल्स आपको देनी है। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं, क्या नाम होगा, कौन सा पर्सन है जो रिलेटेड पार्टी है, क्या नेचर है रिलेशनशिप का, मटेरियल टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए, वैल्यू हो गया, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो ये था बेसिकली अपना कंपनीज एक्ट में क्या चीज, सेक्शन नंबर 188 लिमिट्स के विद इन और लिमिट्स से एक्सीडिंग। लिमिट्स के विद इन है तो याद रख लो बीआर पास होगा, लिमिट से एक्सीड हो रहा है तो याद रख लो आपका ओआर पास होगा जनरल मीटिंग में। चलो अब एलओडीआर में देखो, हमने वो तो देख ही लिया ऑलरेडी कि रिलेटेड पार्टीज कौन सी होती हैं। अब हम देखने वाले हैं आरपीटीज जो हैं वो बेसिकली कौन कौन से, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हुआ है रिसोर्सेज का, सर्विसेज का, किसी भी चीज का, अगर यहाँ पे फर्स्ट पार्टी, देखो फर्स्ट पार्टी कौन कौन है, लिस्टेड एंटिटी या उसकी सब्सिडरीज। ठीक है,
और वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसके साथ में, रिलेटेड पार्टी के साथ में ऑफ लिस्टेड एंटिटी या फिर उसकी सब्सिडरी। यानी देखो ऐसा सिचुएशन हो सकती है कि लिस्टेड एंटिटी जो है वो ट्रांजैक्शन कर रही है अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ में, या वो ट्रांजैक्शन कर रही है अपनी सब्सिडरी की रिलेटेड पार्टी के साथ में, तो ये दोनों यहाँ पे इंक्लूड होंगे, ठीक है। या फिर सब्सिडरी है वो ट्रांजैक्शन कर रही है लिस्टेड एंटिटी की रिलेटेड पार्टी के साथ में, या वो ट्रांजैक्शन कर रही है अपनी खुद की ही किसी और सब्सिडरी की रिलेटेड पार्टी के साथ में। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा लैंग्वेज आपको लग सकता है। देखो क्या है, लिस्टेड एंटिटी या सब्सिडरीज ऑन वन हैंड, लिस्टेड एंटिटी और सब्सिडरीज ऑन वन हैंड यानी कि फर्स्ट पार्टी है, ठीक है। और सेकंड पार्टी कौन है, रिलेटेड पार्टी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी और एनी ऑफ इट्स सब्सिडरीज ऑन अदर हैंड, ठीक है। तो ये डायग्राम आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। देन सेकंड क्या बोला है, अगर आपने अगेन वही किसी भी एंटिटी के साथ में आपने ट्रांजैक्शन किया है जो कि वैसे आपकी क्या नहीं है, रिलेटेड पार्टी नहीं है, लेकिन मान लो अल्टीमेटली बेनिफिट उस ट्रांजैक्शन की वजह से किसका हो रहा है, रिलेटेड पार्टी का ही हो रहा है। तो बेसिकली ये चीजें पहले से भी हमें पता थी, इसको अलग से लिख दिया गया है कि हाँ ठीक है, हमारे एक्ट में रेगुलेशन में लिखा भी हुआ होना चाहिए कि अल्टीमेटली अगर बेनिफिट उस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड पार्टी के पास में जा रहा है, आप नॉर्मली किसी और के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो पर अल्टीमेटली बेनिफिट उसका कौन ले रहा है, रिलेटेड पार्टी ले रही है। तो हम ये बेसिकली क्यों करते हैं, छुपाने के लिए कि हमने लिस्टेड एंटिटी ने या सब्सिडरी ने रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करा है, किसी और के साथ किया है, और अल्टीमेटली आप क्या बोल दोगे, बाद में हम पैसे तुझे ट्रांसफर कर देंगे, तो ये गलत चीज है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोल दिया कि अगर आपने किसी और को बेनिफिट करने के लिए, मतलब जो रिलेटेड पार्टी है उसको बेनिफिट करने के लिए वो काम किया है, तो वो भी इंक्लूड वहां पर किया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप देख लेना। इसके बाद देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं कि ये सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो नहीं माने जाएंगे किसमें, आरपीटी में। फर्स्ट क्या बोला है, अगर आपने कोई भी प्रेफरेंशियल इशू लेकर आए हो और आपने आईसीडीआर की कंडीशंस मानी, ऑब्वियस बात है प्रेफरेंशियल इशू जो है और आपने कंडीशन मान ली है तो फिर वो आरपीटी में नहीं आएगा। देन आपने डिविडेंड दिया है, सब डिविजन किया है, बायबैक किया है, बोनस किया है, कंसोलिडेशन किया है सिक्योरिटीज का, तो ये सब भी नॉर्मली इनके ऊपर जो प्रोविजंस एप्लीकेबल है वो आपने माने हैं। अगर वो आपने रिलेटेड पार्टीज को भी दिया है तो फिर वो आरपीटीज में फॉल नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है अगर देखो कोई भी बैंक है, अगर हम उस बैंक में क्या कर रहे हैं, कोई भी एफडी वगैरह करवा रहे हैं, और जो हम एफडी करवा रहे हैं वो वही टर्म्स एंड कंडीशंस पे है जो बैंक टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल करवाती है नॉर्मल पब्लिक पे या नॉर्मल शेयर होल्डर्स के ऊपर। तो अगेन आपने अगर ऐसा कुछ किया है, बस आपको उसकी डिटेल्स जो है वो देनी पड़ेंगी स्टॉक एक्सचेंज पे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब कुछ वही सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जैसे वहां पर हमने बात किया था कि जो ट्रांजैक्शंस हैं सेक्शन नंबर 188 में अगर वो लिमिट से एक्सीड करते हैं तो आपको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या बोला गया है, यहाँ पे आप क्या बोल दोगे, उनको मटेरियल आरपीटीज बोल दोगे, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, लिस्टेड एंटिटी को क्या बनानी है, एक पॉलिसी बनानी है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन क्या होंगे, मटेरियल आरपीटीज होंगे, जहां पे आपको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए होगी। और जो मटेरियल आरपीटी वाले ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी पॉलिसी आपने बनाई है, वो पॉलिसी बोर्ड बनाएगा और उसको हर 3 साल में एक बार क्या करेगा, रिव्यू करेगा। अब आपको अगर याद हो तो हमने ये ऑलरेडी जो है पढ़ लिया है चैप्टर नंबर, जो अपना डिस्क्लोजर्स वाला था चैप्टर नंबर 6, कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन मटेरियल आरपीटी माने जाते हैं, जो हमने हमें पॉलिसीज पढ़ी थी, ठीक है, एलओडीआर में अगर आपको याद आ रहा हो। तो जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इंडिविजुअली या टेकन टुगेदर, कहते एक्सीड्स ₹1000 करोड़ रुपीज या फिर 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर, ठीक है, विच एवर इज लोअर। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे चार्ट के फॉर्मेट में देख लिया था, वही वाली चीज पे वापस से रिपीट हुई है। तो ये है मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, यानी इन दोनों लिमिट्स में से जो भी लोअर वैल्यू है, अगर उस वैल्यू से एक्सीड होता है तो फिर वो मटेरियल मान लिया जाएगा और आपका अप्रूवल चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम लोग ब्रांड यूसेज या रॉयल्टी के, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो आरपीटीज, उसमें क्या है कि किसी आपने आरपीटी को रिलेटेड पार्टी को आपने ब्रांड वैल्यू यूज करने के लिए दी है, बदले में आपको रॉयल्टी वगैरह रिसीव हो रही है, तो वो सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं उसमें हमें जो लिमिट चेक करनी है वो डायरेक्ट लिमिट है 5% ऑफ द एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, ठीक है। मतलब नॉर्मली के लिए दोनों में से लोअर ले लो, अगर ब्रांड वैल्यू या रॉयल्टी वाला है तो फिर उस सिचुएशन में 5% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी ले लो, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, जितने भी आरपीटीज हैं सबके सब लिमिट्स के बिलो, लिमिट्स के एक्सीड, दोनों ही केस में, जैसे वहां पे बोर्ड की अप्रूवल चाहिए होती है, यहाँ पे क्या बोला है, आपको ऑडिट कमेटी की अप्रूवल चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, ऑडिट कमेटी के ओनली वही मेंबर्स जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं
आरपीटी को वही अप्रूव करेंगे। ये अमेंडमेंट से आया है, यानी अब सिर्फ इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर्स हैं ऑडिट कमेटी में वही अप्रूव कर सकते हैं किसको, आरपीटी वाले ट्रांजैक्शंस को। तो ये चीज ध्यान रखना, ये पहले नहीं था। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, ऑमनिबस अप्रूवल। अब ये तो हमें पहले से पता है। ऑमनिबस अप्रूवल में क्या होता है कि अगर मान लो कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो रेपिटेटिव है, होते रहते हैं, तो उनमें क्या होता है कि बार बार आप अप्रूवल लेने जाओगे, उससे बेटर है कि जो ऑडिट कमेटी है वो आपको एक ही साथ अप्रूवल दे देती है, ठीक है, कि ये हमने अप्रूवल दे दिया है और आप इस अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन कर लोगे। तो वो जो अप्रूवल होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन वही बीच बीच में आपको चेक भी करते रहना होता है। देखो क्या बोला है कि ऑडिट कमेटी जो है वो उस अप्रूवल में लिख देगी कि भाई कौन कौन से रिलेटेड पार्टीज हैं, ट्रांजैक्शन कैसा है, कितने टाइम तक होगा, अमाउंट कितना रिसीव होगा, प्राइस किस प्राइस पे वो चार्ज होने वाला है, तो वो सारी की सारी चीजें हम पहले से मेंशन कर देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें पहले से पता नहीं होता कि क्या प्राइस होगी, क्या वैल्यू होगी। हमें बोल दिया कि ठीक है, अगर प्राइस और वैल्यू पहले से पता नहीं है तो हमने मैक्सिमम वैल्यू सेट कर दी है ऑमनिबस अप्रूवल के लिए, कितनी, नॉट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ पर ट्रांजैक्शन, यानी 1 करोड़ पर ट्रांजैक्शन तक की वैल्यू के लिए आपको क्या मिल जाएगा, ऑमनिबस अप्रूवल मिल जाएगा। और ये जो अप्रूवल है वो 1 साल तक वैलिड रहेगा। 1 साल के बाद आपको वापस से अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। और यहाँ पे क्या बोला है कि जो कमेटी है, ऐसे नहीं कि अप्रूवल दे दिया अब 1 साल बाद चेक करेंगे, नहीं, आप क्या करते रहो, टाइम टू टाइम क्वार्टरली बेसिस पे एटलीस्ट चेक करते रहो कि जो भी अप्रूवल वाले ट्रांजैक्शंस हैं वो सही से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। मतलब अप्रूवल नहीं देना है वापस, बट आपको एटलीस्ट रिव्यू तो करना है कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब हमने बात की ही थी जो ट्रांजैक्शंस मटेरियल होते हैं तो ऑल मटेरियल, और अगर मान लो हमने उनमें कोई मॉडिफिकेशंस भी करें कि पहले कुछ डिसाइड कर दिया, आप कुछ चेंजेस करने हैं, तो मॉडिफिकेशंस भी अगर आप कर रहे हो तो आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए, शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन आपको पास करवाना है, और जो भी रिलेटेड पार्टीज हैं वो उस रेजोल्यूशन पे वोटिंग नहीं करने वाली है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो हमें कुछ कुछ एग्जेम्पशंस गिवन है, यानी यहाँ पे रेगुलेशन नंबर 2, 3 एंड 4, यानी ऑडिट कमेटी का अप्रूवल, ऑमनिबस अप्रूवल और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल, ये तीनों की तीनों चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो ये एक्सेप्शंस हैं, यानी अगर कोई ट्रांजैक्शन दो गवर्नमेंट कंपनीज के बीच में हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट कंपनीज के बीच में, दोनों ही गवर्नमेंट वाली है तो चलेगा। देन कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड बिटवीन होली ओन सब्सिडरी, तो अगर होल्डिंग कंपनी और उसकी WOS के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो अगेन कंट्रोल तो उसका अकेले का ही है, तो उसमें कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। और थर्ड वाला पॉइंट क्या बोला है, ये अमेंडमेंट से आया है, अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो बिटवीन 2 होली ओन सब्सिडरीज ऑफ अ लिस्टेड होल्डिंग कंपनी, यानी फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये लिस्टेड है और ये होल्डिंग कंपनी और इसके 2 होली ओन सब्सिडरी हैं बी एंड सी, तो यहाँ पे सेकेंड वाले पॉइंट में क्या बोला है, अगर बी और ए के बीच में कोई भी आरपीटी होगा तो भी आपको अप्रूवल नहीं चाहिए। और इसने बोला है अगर बी और सी ये दोनों ही क्या है, होली ओन सब्सिडरी हैं, इन दोनों के बीच में भी कोई आरपीटी होगा तब भी आपको अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है। और एक फर्स्ट वाले में क्या था कि 2 कोई गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनमें भी आपको अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में दे देना। इसके बाद देखो क्या बोला है, रेगुलेशंस जो आने से पहले अगर कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह थे तो फिर आपको अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ जाती थी, तो हो गया, इसको छोड़ देना। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, लिस्टेड जो एंटिटी है उसका क्या काम रहेगा कि वो जब भी अपने अकाउंट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रेजेंट करेगी तो वो प्रेजेंट करने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या काम करना है, आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना है, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको हर 6 महीने में क्या करना है, डिस्क्लोजर्स देने हैं। जो डिस्क्लोजर्स वगैरह आप दोगे वो पब्लिकेशन, यानी कि जब भी स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड आप पब्लिश कर रहे हो, फाइनेंशियल रिजल्ट्स आप पब्लिश कर रहे हो, तो उसके विदिन 15 डेज में आपको क्या करने होंगे, डिस्क्लोजर्स देने होंगे बेसिकली। तो आपको ये हर 6 महीने में डिस्क्लोजर्स देने हैं। तो यहाँ पर क्या बता दिया आपको कि अप्रूवल कब कब लेना है, ऑडिट कमेटी का कब कब लेना है, जब आपका मटेरियल नहीं हो। मटेरियल अगर होते हैं तो आपको किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल वहां पे लेना पड़ेगा। एंड देन हमने कुछ कुछ एग्जेम्पशंस की यहाँ पे बात कर ली है, ठीक है। चलो, तो विद दिस जो अपना आरपीटी वाला पोर्शन है वो भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है दैट इज व्हाट, विजिल मैकेनिज्म या फिर विसिल ब्लोअर। अब देखो ये 2 टर्म्स होते हैं, इनके बीच में हमेशा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या दोनों सेम है क्या। देखो विसिल ब्लोअर जो है ना, विसिल ब्लोअर क्या होता है, वो एक पर्सन होता है जो कि कंप्लेन करता है अगर उसको कोई भी टाइप का फ्रॉड या मिसकंडक्ट या कुछ भी चीज हम कह सकते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन हो रही है, कुछ भी चीज गलत हो रही है, तो वो उसको रिपोर्ट करेगा। यानी जो पर्सन है
उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, विसिल ब्लोअर। अब वो पर्सन ने रिपोर्ट किया, अब हो सकता है कि मान लो उसने अपने जो सुपीरियर था उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर दी कि मेरा सुपीरियर जो है वो फ्रॉड में इन्वॉल्व हो रहा है, होने वाला है, व्हाटएवर, और ये पता चल गया सुपीरियर को कि अच्छा ये बंदा है मेरा सबऑर्डिनेट और इसने मेरे अगेंस्ट कंप्लेन की है, तो वो क्या कर सकता है, अगर उसको पता चल गया तो वो क्या करेगा, उसको डिमोट कर देगा या उसको कंपनी से बाहर निकाल देगा या उसके ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगा देगा कि अच्छा इसने भी मेरे साथ में मिलकर फ्रॉड करा या मैंने नहीं करा है, इस अकेले ने फ्रॉड करा है। तो ऐसे क्या हो सकता है कि जो एम्प्लॉय जो रिपोर्ट करेगा उसको हो सकता है कि प्रॉब्लम, उसको डर आने लग जाए कि यार मैंने अगर इसके अगेंस्ट में कंप्लेन की है ना तो कहीं ये मुझ पे भारी नहीं पड़ जाए, फिर मुझे ही जॉब से नहीं निकाल दिया जाए। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स नहीं आए, इसकी वजह से ही एक सिस्टम बनाया जाता है कंपनी में। उस सिस्टम को हम कहते हैं विजिल मैकेनिज्म। उस सिस्टम में क्या होता है, आप सेफगार्ड प्रोवाइड करते हो, यानी आप सेफ्टी प्रोवाइड करते हो उस एम्प्लॉय के लिए जिसने जेन्युइन कंसर्न, यानी जेन्युइन जो भी फ्रॉड है, मिसकंडक्ट है, प्रॉब्लम है, वो रिपोर्ट करना चाहिए। यानी जो भी पर्सन बता रहा है, एक तो हम उसके आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेंगे, ठीक है, जहां जहां पॉसिबल होगा वहां वहां हम आइडेंटिटी को कंसील कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा मान लो कहीं कहीं पे अगर जरूरत पड़ती भी है कि बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं कि आप बिना डिस्क्लोज किए आपका केस सॉल्व नहीं हो सकता आइडेंटिटी को, तो आप बता भी दोगे तो भी आप उसको क्या प्रोवाइड करोगे, प्रोटेक्शन, कि आप उसके ना तो कोई रेम्युनरेशन कम करोगे, ठीक है, ना आप उसका डिमोशन करोगे, ना आप उसको जॉब से निकालोगे, यानी उसके ऐसा कुछ भी काम नहीं कर सकते हो जो उस पर्सन के फेवर में नहीं हो, ठीक है, अनफेवरेबल काम हो, तो वो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो हम उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और इवन हमने क्या बोल रखा है कि अगर मान लो बहुत बड़ी एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं या एक्सट्रीम में गलत काम हो रहा है, तो इवन एक्सेस प्रोवाइड किया गया है, डायरेक्ट ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन के पास भी जा सकते हैं। यानी अगर आपको लग रहा है बहुत बड़ा मैटर है तो डायरेक्टली आप बीच में किसी को भी मत बोलो, आप डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाओ, ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन के पास पहुंच जाओ और उसको रिपोर्ट कर दो कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस हुआ, विसिल ब्लोअर तो क्या हुआ, पर्सन हुआ जो कि रिपोर्टिंग कर रहा है, वेयर एज विजिल मैकेनिज्म जो पूरा सिस्टम हमने बनाया है उस एम्प्लॉय को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि अगर उसने विसिल ब्लोइंग की तो उसके अगेंस्ट में बात नहीं आ जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों कंसेप्ट्स हैं। अब इन दोनों कंसेप्ट्स के रिगार्डिंग आपको कंपनीज एक्ट में भी कुछ कुछ प्रोविजंस गिवन है और आपको एलओडीआर में भी ऑब्वियसली कुछ कुछ प्रोविजंस गिवन है। ये ऊपर सारे आपको बेसिकली बता रखे हैं कि क्या क्या मीनिंग होता है और कौन कौन होता है, जो अभी अपन ने बात कर ली है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ विसिल ब्लोअर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इंटरनल विसिल ब्लोअर, यानी जब कोई पर्सन विसिल ब्लोअर रिपोर्टिंग करता है अपने हायर मैनेजमेंट को, तो जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं हायर मैनेजमेंट को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तो उसे हम क्या बोल देंगे, इंटरनल विसिल ब्लोअर। एक्सटर्नल में क्या होता है, हमने इंटरनल वालों को नहीं बताया, यानी हायर मैनेजमेंट को नहीं बताया, हमने एक्सटर्नल बता दिया। मान लो हमने मीडिया में बता दिया या हमने गवर्नमेंट अथॉरिटी को बता दिया, ठीक है, तो एक्सटर्नल लोगों को बता दिया हमने, तो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल विसिल ब्लोइंग। देन आते हैं एल्यूमिनाई। एल्यूमिनाई किसको बोलते हैं, जो पास्ट के लोग होते हैं, यानी जैसे आपके फॉर्मर एम्प्लॉयज हो गए, तो अगर आपके किसी पास्ट एम्प्लॉय ने कंप्लेन करी है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एल्यूमिनाई विसिल ब्लोइंग, यानी जब पास्ट का कोई एम्प्लॉय, फॉर्मर कोई एम्प्लॉय कंप्लेन कर रहा है। देन है ओपन। ओपन मतलब जो भी विसिल ब्लोअर है उसकी हम आइडेंटिटी को रिवील कर देंगे, बता देंगे कि इस बंदे ने कंप्लेन की है, ठीक है, दैट इज नोन एज ओपन विसिल ब्लोइंग। नेक्स्ट आता है पर्सनल। देखो कभी कभी क्या होता है कि हमने जो काम गलत किया है, जो फ्रॉड करा है, वो उससे सबको इंपैक्ट नहीं हो रहा, उससे किसी एक ही पर्सन पे इंपैक्ट पड़ रहा है, किसी एक ही पर्सन को हार्म हो रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं पर्सनल। यानी यहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हर एक पर्सन पे हार्म नहीं हो रहा, किसी एक ही पर्सन पे हार्म हो रहा है, तो वो हो जाएगा पर्सनल विसिल ब्लोइंग। इम्पर्सनल में क्या होता है कि जब सब कोई, मान लो पूरे शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर सबके साथ में गलत कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो विसिल ब्लोइंग होगी वो क्या हो जाएगी, इम्पर्सनल। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट विसिल ब्लोइंग में क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कोई भी टाइप की अगर रॉन्ग डूइंग्स है और उसको रिपोर्ट किया जा रहा है तो दैट इज नोन एज गवर्नमेंट। और अगर हम लोग बात करें कॉर्पोरेट में, बिजनेस में अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमने वो रिपोर्टिंग करा है, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट विसिल ब्लोइंग, ठीक है। तो ये अपने अलग अलग टाइप की विसिल ब्लोइंग्स हो गए। देन आपको बेसिकली जो अपन ने सॉक्स एक्ट पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, यूएस की एक्ट है,
ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी थी। तो इसमें क्या बोल रखा है आपको कि सॉक्स एक्ट भी क्या बोलता है, विसिल ब्लोइंग करना इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई भी पर्सन विसिल ब्लोअर को डिस्क्रिमिनेशन करेगा, धमकी देगा, डिमोशन कर देगा, हैरेसमेंट करेगा, तो फिर उसको वो क्या बना दिया गया है, देख लो यहाँ पे इलीगल बना दिया गया है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ याद रखनी है कि इंडिया में ही नहीं बल्कि हर जगह पे विसिल ब्लोइंग को प्रमोट किया जा रहा है, और अगर कुछ भी उनके साथ में गलत होगा तो पेनल्टीज एप्लीकेबल है। जैसे क्रिमिनल पेनल्टीज जो लगा रखी है वो कितने लगा रखी है, 10 ईयर्स फॉर एग्जीक्यूटिव्स, अगर वो उनके अगेंस्ट में कुछ एक्शन वगैरह ले रहे हैं, तो वो सब चीज़ है। अब आ जाओ हमें क्या पढ़ना है, विजुअल मैकेनिज्म अंडर कंपनीज एक्ट। तो अब क्या बोला है, ये विजुअल मैकेनिज्म यानी प्रॉपर प्रोसीजर सिस्टम, अगर आपको याद हो ये मैकेनिज्म बना के आपको डिस्क्लोजर भी देना पड़ता है, आपको इवन इसकी पॉलिसी भी बनानी होती है। हमने चैप्टर 6 पढ़ा था, वहां पे हमने दोनों में बात की थी कि कंपनीज एक्ट में भी ये पॉलिसी होगी एज वेल एज LODR में भी विजुअल मैकेनिज्म के लिए पॉलिसी होगी। तो अब देखो क्या बोला है, किस किस को कंपल्सरीली ये मैकेनिज्म बनाना है। ऑब्वियसली एवरी लिस्टेड कंपनी, और इसके बाद में क्या बोला है, ये वाली कंपनीज। अब देखो जहां पर भी पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, फर्स्ट क्या बोल रहा है, ऐसी कंपनीज जो पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है, तो पब्लिक का पैसा लगा हुआ है वहां पे, डिपॉजिट ले रखी है तुमने, या फिर ऐसी कंपनी जिसने क्या कर रखा है, बोरोइंग्स कर रखी हैं फ्रॉम बैंक्स और PFIs इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सिर्फ ओनर्स का पैसा नहीं है, यहाँ पे लोन कैपिटल भी इन्वॉल्व है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ जाती है ये मैकेनिज्म सेट करने की। अब देखो मैकेनिज्म का काम तो वही जो अभी हमने बात की, एडिक्वेट सेफगार्ड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर हम विसिल ब्लोअर्स का विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, उनको विक्टिम बना के डिमोट कर दिया, हैरेसमेंट कर दिया, वो सारी की सारी चीजें, एंड इवन जो हमने देखा था प्रोविजन फॉर डायरेक्ट एक्सेस टू द चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमिटी अगर एक्सेप्शनल सिचुएशंस है, और जो भी डिटेल्स हैं वो कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में एज वेल एज वेबसाइट के ऊपर भी डिस्क्लोज करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो कंपनीज में ऑडिट कमिटी बनती है वो ऑडिट कमिटी के थ्रू इसको ओवरसी चेकिंग वगैरह करेंगी। जहां पर मान लो ऑडिट कमिटी नहीं बनती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे एक डायरेक्टर को कि तुम क्या करोगे, इसको पूरे को मैनेज करने का काम करोगे, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि ऑडिट कमेटी थी और ऑडिट कमेटी हैंडल कर रही है और ऑडिट कमेटी के एक मेंबर के अगेंस्ट ही किसी ने कंप्लेन कर दी है, तो क्या बोला है कि वो मेंबर जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन है वो उस मैटर से अलग हो जाएगा और बाकी सारे मेंबर्स उस मैटर में डील करेंगे। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बोला है, अब देखो कुछ कुछ लोग क्या होता है जिनको ना मतलब चुल होती है कि यार फालतू की कंप्लेन, इससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, ये आदमी हमें अच्छा नहीं लग रहा, चलो इसके अगेंस्ट कंप्लेन कर देते हैं, ठीक है, तो उसको परेशानी होगी। तो कुछ कुछ लोग ऐसे फ्रिवलस कंप्लेन कर देते हैं, झूठी कंप्लेन्स कर देते हैं, तो अब वो भी तो प्रॉब्लमैटिक है ना, वो भी तो गलत है, फायदा उठा रहे हैं वो किसी चीज का। तो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर कोई डायरेक्टर या कोई एम्प्लॉय बार बार कंप्लेन्स कर रहा है जो फ्रिवलस है, गलत है, बेसलेस है, तो सिचुएशन में हम उस पर्सन के अगेंस्ट सूटेबल एक्शन लेंगे जो इस तरीके से गलत या फ्रिवलस कंप्लेन्स कर रहा है, ठीक है। तो ये था अपना पूरा कंपनीज एक्ट का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं विजुअल मैकेनिज्म अंडर सेबी LODR। अब देखो सेबी LODR में बेसिकली क्या बोल रखा है कि वही लिस्टेड एंटिटी है तो आप कंपल्सरीली बनाना पड़ेगा। अगेन वही आपको सेफगार्ड होंगे और वही है जो डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा आपको ऑडिट कमेटी का, तो वो सेम चीजें बोल रखी हैं। और आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी डिटेल्स हैं आपकी पॉलिसी की वो सारी डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी, डिस्क्लोजर उनका देना पड़ेगा, ठीक है। देन आपको एक केस लॉ गिवन है एनरॉन का। ये जो केस लॉ है बेसिकली इसमें बता रखा है कि एनरॉन जो थी वो एक बहुत बड़ी कंपनी थी और उसके आपको हिस्ट्री गिवन है और वहाँ पे बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, तो वहाँ आपको फ्रॉड के बारे में बता रखा है। मतलब बहुत ही बेसिक बहुत बड़ा केस लॉ है ये, आपको बेसिक अगर आपको याद हो हम सत्यम के बारे में बात करें तो सत्यम तो इंडिया में फ्रॉड हुआ था, एनरॉन तो एक वर्ल्ड लेवल की मतलब टॉप मोस्ट कंपनी थी 2001 के आसपास वाले ईयर में, उस टाइम पे इसका फ्रॉड पकड़ में आया था। तो उस सिचुएशन में बताया गया है कि वहां पे भी विसिल ब्लोअर्स थे, उन्होंने विसिल ब्लोइंग करके इंटीमेट करने की कोशिश की थी कि फ्रॉड उस कंपनी में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको केस लॉ गिवन है, इजी सा IAS को एक बारी रीड कर लेना, ठीक है। चलो।